हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। गाइस, हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था केमिस्ट्री का आप लोगों की डिमांड के अनुसार। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, केमिस्ट्री की भी और साथ में फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूँ मैं। गाइस, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं और डिटेल डिस्कशन के साथ साथ चीज़ों को समझने की भी कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और रिकमेंड कीजिएगा दूसरों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस नहीं ले रहे हैं, उनको कहो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें हमने फिर से 10 क्वेश्चन लिए हैं और जल्दी से इसको स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम है। हमसे कह रहा सबसे पहले, ओ वाइट चल रहा है ये, हमसे कह रहा सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। अगर आपको ये बता दूं, देखो मैं रटा भी सकता हूं। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन की इतनी ज्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं क्योंकि ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है, बड़ा एक्सपेरिमेंट है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, नाम लिख लीजिएगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, परीक्षण कर लो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह पता चला था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये वाली बात आप याद रख लेना। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चल गया था और ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है। दुनिया का, इसको हम यूनिट चार्ज भी कहते हैं, ये यूनिट चार्ज है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि क्वार्क्स, लिख देता हूं, ये अपवाद भी हैं जिन पर कुछ अलग फ्रैक्शनल वैल्यू में चार्ज पाया जाता है, लेकिन जो यूनिट चार्ज माना गया है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माना गया है। इट मींस यूनिट चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी बॉडी के चार्ज की बात करते हो तो वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही एन टाइम मल्टीपल होता, जिसको आप Q = NE के रूप में देखते हो। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एन टाइम मल्टीपल होता है, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम फिजिक्स में कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, वरना 11th-12th की फिजिक्स चल रही है, आप प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक पे जाकर के उसको भी देख सकते हैं। वहां से आप काफी कुछ सीखोगे अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। फिलहाल इसके अंदर इतना ही था कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश को सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, तो ये किया था मिलिकन ने। और मिलिकन का एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मौका मिलेगा तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। और ऋणात्मक, आपको पता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नील होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस सवाल के जवाब में क्या हो जाएगा, हमसे कह रहा ऋणात्मक, निगेटिव। निगेटिव तो आपके पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन की बात करोगे तो पॉजिट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। प्रोटॉन के चार्ज की बात मैं कर चुका हूं। आई होप इस तरह से आपको मजा आ रहा होगा, एंजॉय कीजिएगा यार, कोई टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तरंग प्रकृति इंपॉर्टेंट है भाई, ये तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने की थी। मैं आपको एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्चुअल में क्या था, कुछ साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसको हम सूरज की रोशनी कहते हैं, उसको बहुत सारे साइंटिस्ट बोले कि ये पार्टिकल नेचर शो करती है। बहुत सारे साइंटिस्ट बोले नहीं, ये वेव नेचर शो करती है। तो साइंटिस्टों में कशमकश थी। आधे साइंटिस्ट बोल रहे कि नहीं, लाइट जो है ये वेव की फॉर्म में चलती है। आधे साइंटिस्ट बोल रहे नहीं भाई, लाइट जो है ये पार्टिकल की फॉर्म में चलती है। देखो, अगर पार्टिकल वाले आपको एक्सपेरिमेंट बताऊं जिससे ये पता लगता है कि जो लाइट है, जो रोशनी है, ये पार्टिकल नेचर शो करती है। तो जैसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उसमें उससे ये पता लगता है कि लाइट का नेचर जो है वो कैसा है, पार्टिकल। पहला ये है। दूसरा इसमें आता है क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन प्रभाव। इससे भी ये पता लगता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, देख लें आप। इससे ये पता लगता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह, मतलब कण प्रकृति होती है, पार्टिकल नेचर होता है लाइट का। लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये तो आइंस्टीन इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए थे
कि नहीं भाई पार्टिकल नेचर है। अच्छा वेव नेचर की बात कर लें, तरंग प्रकृति, वेव नेचर, तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति। कुछ साइंटिस्ट ये थे कि वो कह रहे थे कि नहीं भाई तरंग प्रकृति होती है। अब तरंग प्रकृति वाले कौन से एक्सपेरिमेंट, जैसे कि परावर्तन, जैसे कि अपवर्तन, जैसे कि विवर्तन, विवर्तन, ये और भी हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट शो हो रहे थे वेव नेचर से, और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट शो हो रहे थे पार्टिकल नेचर से। ये साइंटिस्ट अलग थे, ये साइंटिस्टों की टीम अलग थी। इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये होता है लाइट का नेचर, इन्होंने कहा नहीं भाई ये होता, तो आपस में लड़ने लगे, नहीं ये होता ये होता। इसी दौरान आ गए डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने एक रिसर्च की, उन्होंने उस रिसर्च में पाया कि जिस पार्टिकल के पास या जिस पदार्थ के पास मास होता है और उसके पास संवेग हो, मास के साथ साथ संवेग होना चाहिए, संवेग तभी होता है जब वो चलती है, मतलब वेलोसिटी होती है। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई मास बॉडी मूव करती है तो वो अपने साथ एक तरंग एसोसिएटेड होती है, उसके साथ एक तरंग होती है। अब ये वाली बात सुन के दोनों साइंटिस्टों की लड़ाई एकदम खत्म हो गई। खत्म कैसे हो गई? खत्म इसलिए हो गई क्योंकि भाई उन्हें इस चीज का सॉल्यूशन मिल गया, इस चीज का सॉल्यूशन मिल गया कि लाइट के दो नेचर होते हैं। इसलिए एक चैप्टर बना है आपके लिए, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें आपने ये देखा कि लाइट जो है वो कण प्रकृति भी रखती है और लाइट जो है वो तरंग प्रकृति भी रखती है। अब तो इस बात पे रिसर्च चल रही है कि हो सकता है तरंग के पास दिमाग हो, कि उसे कहाँ कण प्रकृति शो करनी है और कहाँ उसे तरंग प्रकृति शो करनी है। तो ये तो भाई दिमाग की बात है। तो अब इस बात पर रिसर्च चल रही है कि हो सकता है कि लाइट के पास दिमाग हो। ठीक है भाई, तो इस बात से पता तो लग गया। लेकिन अब डी ब्रोगली की बात कर लेते हैं। डी ब्रोगली ने कहा कि अगर कोई मास बॉडी जिसके पास m मास है और वो चल रही है, इट मींस उसके पास v वेलोसिटी है, तब उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है, तरंग की वेवलेंथ जो होती है वो होती है h/p। अगर मास बॉडी मूव कर रही है तो उसके साथ वेवलेंथ क्या होगी? लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहां पर h प्लांक कांस्टेंट और p जो है यहां पर मोमेंटम को बता रहा है। मोमेंटम का मतलब ये है कि हर मास बॉडी अगर मूव कर रही है, मोमेंटम तभी होगा जब मास बॉडी मूव करेगी। अगर मास बॉडी मूव कर रही है इट मींस उसके पास कुछ ना कुछ p है। अगर p है तो उसके साथ एक वेवलेंथ भी होगी। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये डुअल नेचर का इक्वेशन है जो डी ब्रोगली ने दिया था। ये वाली बात आप याद रख लें। अच्छा ये कैसे पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो करता? चलो इलेक्ट्रॉन की बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल ये वाली बात तो आपको पता लग गई, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/p को तोड़ दो, p इज इक्वल टू होता है mv। इससे ये पता लगा कि अगर किसी बॉडी के पास मास है साथ में उसके साथ पास एक वेलोसिटी है तो उसके पास एक वेवलेंथ भी होगी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी कम वेवलेंथ, ये वाली बात है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ही कम वेवलेंथ होगी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन डिजाइन हो जाएंगे अच्छे से अच्छे। फिलहाल ये वाली बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई मास बॉडी मूव कर रही है तो उसके साथ एक वेवलेंथ होगी। अगर आप भाग रहे हो ना तो आपके साथ भी एक एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी। अगर आप और तेज भागोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू अलग होती चली जाएगी। कोई ट्रेन मूव कर रही है इट मींस उसके साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज। अब इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति, इसका एक्सपेरिमेंट बता देता हूं, 1 मिनट में पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया था कि विवर्तन जो होता है, जिसको आप बोलते हो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन जो होता है ना वो बता देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। डिफ्रैक्शन बता देगा ना। डिफ्रैक्शन होता क्या है? डिफ्रैक्शन ये होता है कि अगर आपने, देखो डिफ्रैक्शन पहली बात तो वेव नेचर को बताता। अगर आपने यहां से एक टॉर्च मारी और एक छेद कर दिया, छेद में टॉर्च इस तरह से रोशनी मारी, तो क्या होगा? आगे जब स्क्रीन होगी तो स्क्रीन पर आपका जो हॉल होगा वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, ये वाला। इससे ये पता लगा कि यार अगर ये रुकावट थी और यहां से आपने टॉर्च की रोशनी जलाई है तो इससे ये पता लगा कि भाई यहां से ये रोशनी आई है। इससे ये पता लगा कि इस रुकावट से थोड़ी रोशनी मुड़ गई, मुड़कर इस तरह से दीवार पे पहुंच जाएगी, यहां तक भी पहुंच जाएगी। तो ये अगर होगा तो वेव नेचर, अगर ये नहीं होगा तो पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ये चीज की गई। इलेक्ट्रॉन की एक बीम को भेजा गया और एक स्लिट
के अंदर से उसको पास कराया गया। उन्हें यह था कि इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, सामने जाके बिल्कुल पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस स्लिट के कोनों पे से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था वो थोड़ा बढ़ गया, वो थोड़ा फैल सा गए। तो इनकी ये इस तरह से फैलना ये डिफ्रैक्शन को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन किया, जबकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, डिफ्रैक्शन पैटर्न तो वेव को बताता। इससे ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन ने भी एक तरह से वेव नेचर शो करा। अब इलेक्ट्रॉन है मास बॉडी, तो उससे ये पता लग गया ना कि मास बॉडी भी एक वेवलेंथ एसोसिएट कर सकती है, और जो चीज अपने साथ वेवलेंथ एसोसिएट करे वो वेव नेचर के अंदर आ जाती है मेरे दोस्त। तो ये डी ब्रोगली हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाए। हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आवेश होता है -1.6। यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे पहले बता दिया था आंसर। अगला, निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? अरे देखो, मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल सेम चीज बिल्कुल अभी बताई थी, और ये बिल्कुल रिपीट मार गई। जो मैं डायग्राम बना रहा था वो यही वाला डायग्राम था। डायग्राम क्या था? हमसे कहा निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग, अब कण भी है और तरंग भी है, दोनों बातें हैं। कण भी मतलब पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो अपने साथ पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता? अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि एक चीज है, वो है इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में रिसर्च जो की गई वो इलेक्ट्रॉन के साथ की गई, इसलिए अभी इलेक्ट्रॉन ही इसका आंसर है। इलेक्ट्रॉन के साथ ये देखा गया, इलेक्ट्रॉन ये लाइट सोर्स है। देखो, अगर ये पार्टिकल नेचर होगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा, तो ये मैं कह रहा हूं कि लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स पार्टिकल नेचर शो करेगी, तो इसका मतलब ये है कि बैरियर से सीधे चली जाएगी, मुड़ेगी नहीं, तो पार्टिकल हुआ। लेकिन अगर ये वेव होगी तो जहां पर बैरियर होगा वहां पर थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, इस तरह से बैंड हो गई, तो ये वेव नेचर को शो करता है। मुड़ना, कोनों पर से मुड़ना, तो ये करता है वेव नेचर को शो। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ ये चीज की गई। इलेक्ट्रॉन को जब भेजा गया तो वो सीधा ना जा करके थोड़ा सा बैरियर से मुड़ गया। इससे ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होने के बावजूद अपने साथ एक वेव एसोसिएट करता है, क्योंकि उसने एक तरह से वेव नेचर शो करके दिखाया। जब वेव नेचर शो करके दिखाया तो भाई वो एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया था डुअल नेचर ऑफ लाइट का, जो डी ब्रोगली ने किया था। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? द्विप्रकृति का मतलब समझते हो ना, डुअल नेचर। डुअल नेचर अब वो किस में होती है? इलेक्ट्रॉन के अंदर। इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता हो कि न्यूक्लियस ये है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट तो बहुत सारी हो सकती हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकती हैं। पहली वाली ऑर्बिट के लिए n = 1 होता है, दूसरी वाली ऑर्बिट के लिए n = 2 होता है, तीसरी वाली ऑर्बिट के लिए n = 3 होता है, चौथी के लिए n = 4 होता है। और ऐसी कितनी ऑर्बिट होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ? ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट होती है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि सपोज दैट इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहली ऑर्बिट होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और उन दोनों का जो स्पिन होता है ना वो अपोजिट होता। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ऐसा मान लेते हैं। अब सपोज क्या करना है यार, ये n = अभी यहाँ पर जो होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ अपने साथ एक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। चूंकि ये न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगी टोटल एनर्जी। क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकला था हाइड्रोजन एटम के लिए, स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसलिए क्योंकि उस एटम की बात चल रही है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर हाइड्रोजन एटम जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है E = -13.6/n², और ये सारी की सारी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर निगेटिव साइन आपको दिखाई दिया? क्या यहां पर आपको निगेटिव साइन दिखाई दिया? दिखाई दिया। इस निगेटिव साइन का मतलब क्या है? निगेटिव साइन
यहां ये प्रदर्शित करता है, यहां यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ एक तरह से जुड़ा हुआ है। नाभिक के साथ जुड़ा हुआ होने का मतलब यह है कि नाभिक के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे नहीं है कि नाभिक को छोड़कर चला गया, नाभिक के साथ, ये नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। निगेटिव साइन यहां यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ यार नाभिक के साथ मत लिखो, ये लिख दो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। निगेटिव साइन का ये मतलब है, टोटल एनर्जी निगेटिव आने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जिसके पास टोटल एनर्जी ये है। अब सपोज दैट मैं इतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दूं, तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को इतनी ही एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्साइटेड स्टेट में पहुंचना शुरू कर देगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर चला जाएगा। न्यूक्लियस को छोड़कर क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। फिर उस एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? आयनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये एनर्जी प्लस में होती तो इससे ये पता लगता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है, उसे हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दी है कि वो न्यूक्लियस को छोड़कर चला जाए। लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन आ गया, तो निगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो न्यूक्लियस को छोड़कर नहीं गया, न्यूक्लियस के साथ ही रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के साथ का मतलब ये है कि उसके चारों तरफ। बात यहां से ये पता लग गई। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास हमेशा की बात कर रहा हूं, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ है तो हमेशा उसके पास ऋणात्मक एनर्जी आएगी। क्या आएगी उसके पास? निगेटिव एनर्जी। वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव एनर्जी। तो उसके पास हमेशा निगेटिव एनर्जी होती है। बट इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कर रखा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मैंने बता दिया शब्द है परिक्रमण कर रहे, इसका मतलब रिवॉल्व कर रहा है। पहला ऑप्शन ऋणात्मक नहीं हो सकती, गलत जवाब भाई। ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक ही होती है। का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। शून्य से अधिक का मतलब हो गया प्लस की वैल्यू, और जैसे ही मैं इसको प्लस की वैल्यू दे दूंगा तुरंत ये निकलना शुरू कर देगा न्यूक्लियस से। गलत जवाब। कभी धनात्मक नहीं हो सकती, कभी धनात्मक नहीं हो सकती। ये वाली बात सही है या झूठ? देखो E = -13.6 अपॉन n², तो कभी धनात्मक नहीं हो सकती ये वाली बात। सदा धनात्मक होती है? सदा तो धनात्मक होगी नहीं। अगर धनात्मक हो गई भाई तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो ये हो गया इसका आंसर, कभी धनात्मक नहीं हो सकती। अगर धनात्मक हो गई तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, आयनाइजेशन हो जाएगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ट्रिक क्या थी उसमें? मैंने बताया था ईंट पर नाच, जिसमें था इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी। हिंदी में टॉमसन बोलते हैं हम लोग, लेकिन होता थॉमसन है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। इसमें बहुत लोगों को डाउट है, गोल्डस्टीन चिल्लाते हैं, उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने? चैडविक में। तो यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर रहा है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड इसका एक्चुअल आंसर है। लेकिन अब देखो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों की बात कर लेता हूं 1 मिनट के अंदर। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन 1 मिनट की बात 1 मिनट में निपटा देता हूं। एक्चुअल में रदरफोर्ड आए थे बाद में, पहला आए थे गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था? केनाल रे एक्सपेरिमेंट किया था। केनाल रे एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा भी होगा। उसमें उन्होंने क्या देखा? उसमें उन्होंने H+ को देखा। H+ को देखा। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। H+ क्या है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहा गया, और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था जो ऋणात्मक निगेटिव प्लेट पर जाकर मिल रहा था। पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव प्लेट पर जाकर के मिल रहा था।
तो इसको कहा गया था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये पता नहीं था कि ये प्रोटॉन है। ये ऐसा कुछ स्पेशली पता नहीं था उन्हें कि ये प्रोटॉन है गोल्डस्टीन को। बस ये जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया अल्फा रे, आपने देखा होता अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तब उस दौरान उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है ना एक्चुअल में वो है प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन नाम जो दिया गया था स्पेशली ये रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। हालांकि रिसर्च बहुत पहले हो गई थी लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये प्रोटॉन है। इसलिए यहाँ पर मतभेद रहता है कि किसने की बहुत सारी बुकों के अंदर रदरफोर्ड, बहुत सारी बुकों के अंदर दे रखा है गोल्डस्टीन। लेकिन अगर ऐसा ही आ जाए कि इसमें रदरफोर्ड का कोई जिक्र ही नहीं है दूर दूर तक, तो भाई 100% फिर गोल्डस्टीन आंसर हो गया। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। लेकिन अभी जैसे कि आपको बताया था शुरुआत में रिसर्च तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो नामकरण किया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, इसलिए रदरफोर्ड को कभी कभी प्राथमिकता दे दी जाती है, उन्हीं को ही प्राथमिकता दे के इनको खत्म कर देते हैं। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश जस्ट इलेक्ट्रॉन के आवेश का अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है तो प्रोटॉन पर कितना होता है? प्लस का, तभी तो स्थायित्व रहता है। तो हमसे कह रहा है प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है। किसके आवेश के बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के। छोटा सा क्वेश्चन आ गया, ऋणावेशित परमाणु, ऋणावेशित परमाणु की बात कर रहा, मतलब कोई परमाणु है आपके पास, उसके पास निगेटिव चार्ज है NO3-1, सपोज दैट ऐसे है। अभी ये परमाणु तो नहीं है, ये मैं अणु की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की, इसके पास माइनस का चार्ज है। अब देखिए किसी भी स्पेसीज के पास माइनस का चार्ज कब आता है, इसकी पूरी डिटेल समझ लेते हैं, एकदम से समझ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियस के पास जितने न्यूट्रॉन को छोड़ो यार, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं बैलेंसिंग के लिए, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। अब ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु से निकाल लिए मैंने बाहर को, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा शुरुआत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों लेवल पर थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो ओवरऑल चार्ज किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का। तो इसका मतलब अब ओवरऑल जो एटम हो जाएगा आपका वो आ जाएगा प्लस का। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई इलेक्ट्रॉन तो वही है लेकिन प्रोटॉन निकाल दी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सोचो कि अगर आपने क्या कर दिया, आपने प्रोटॉनों को बाहर निकाल दिया तो ओवरऑल उस एटम पे क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरे केस में यह है कि आपके पास कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, आपने इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे दिए, तो आपने प्लस का तो उतना ही चार्ज था लेकिन माइनस का चार्ज आपने जबरदस्ती और घूंस दिया, तो ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा इस बॉडी के ऊपर वो हो जाएगा निगेटिव। दूसरे शब्दों में कि कोई न्यूट्रल बॉडी थी उसको आपने जबरदस्ती प्लस का चार्ज दे दिया तो उस पर ओवरऑल चार्ज आ जाएगा प्लस का। अब यहां पर देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, ऋणावेशित परमाणु या ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या। अब जब यहां पर ऋणावेशित है, क्या है बॉडी है ऋणावेशित, तो ऋणावेशित कब होगी? जब निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब यह है प्रोटॉनों की संख्या का कम होना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ज्यादा होना। तो देख लो तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होता, हाँ इसमें कह रहा प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या जो होती है Z बराबर E बराबर P, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के। लेकिन अब मसला है ऋणावेशित हो गई, तो ऋणावेशित का मतलब क्या? निगेटिव चार्ज आ जाना। और निगेटिव चार्ज तब आता है जब पॉजिटिव चार्ज अब हाँ ऋणावेशित परमाणु हो गए ना, ऋणायन हो गए, तो ये तब आता है जब निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज कम और निगेटिव चार्ज ज्यादा, ऐसे ये देख लो। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की पूछ लिया, तो ये कम होगी, किससे कम होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, परमाणु क्रमांक। तो तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। नहीं भाई अधिक हो गई तो कैसा हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या कम होनी है, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। बिल्कुल सही बात है, तत्व के परमाणु क्रमांक से, ये वाली बात भी सही है। अब आगे देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, यहां पर परमाणु क्रमांक स्पेशली बात कर रहा था, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनों के साथ कंपेयर कर लिया जाए। ये वाली बात सही है, लेकिन यहां पर अभी चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, अगर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से अधिक हो गई तो भाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि परमाणु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम हो जाए प्रोटॉनों की संख्या, तो ओवरऑल बॉडी के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम। अभी बताया था न्यूट्रॉन की जो रिसर्च की थी वो किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहां पर आ जाएगा इसका आंसर चैडविक। इनकी डेट की ट्रिक भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको बता दूंगा किसी दिन। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ इसमें सीखा होगा, और सीखा है
तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें दूसरों के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।